प्रधानमंत्री ने देश में ऊर्जा की मांग बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करने पर दिया जोर। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापसी के बाद छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने भारत सरकार के प्रति जताया आभार। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कल आयोजित होगा तृतीय दीक्षांत समारोह। और दुर्ग धमधा रोड पर दो वाहन आपसी भिड़ंत के बाद पुल से नीचे गिरे। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए ऊर्जा का आज का विषय न केवल हमारे पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित है, बल्कि ये देश के भविष्य का भी नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें सम्मेलन के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा ये और अधिक टिकाऊ पद्धतियों की दिशा में बढ़ने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिसमें निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बैटरी बदलने की नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ऊर्जा दक्षता क्षमताओं में वृद्धि हो सके। बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर परिवार में अपना सोलर ट्री होना चाहिए, जिससे घर में 15% तक बिजली की बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक अद्भुत उपाय है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे एयर कंडीशनर, हीटर, गीजर और इस तरह के उत्पाद बनाने की जरूरत है जिससे ऊर्जा की और अधिक बचत हो। रूसी सेना दक्षिण यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इससे यूक्रेन का ब्लैक सी से संपर्क कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। बमबारी बढ़ने से मानवीय संकट और गहरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने की बात करने को कहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त करने का ये एकमात्र उपाय है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से भी अनुरोध किया है कि रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए उन्हें विमान उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने नेटो से भी आग्रह किया है कि यूक्रेन के ऊपर विमान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने जापोरिजिजिया परमाणु संयंत्र को घेर लिया है और गोलाबारी कर रही है। जापोरिजिजिया संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर एक प्रशिक्षण केंद्र में बमबारी के कारण आग लगने की खबर है। संयंत्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि रेडिएशन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु संयंत्र सुरक्षित है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक ट्वीट में बताया कि वो इस संयंत्र की स्थिति को लेकर यूक्रेन के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस बीच ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष यात्री विमानों से भारतीय विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने बताया कि C-17 ग्लोबमास्टर ने अब तक 7 उड़ानें संचालित की हैं और इनसे 1428 भारतीयों को लाया गया है। इनसे 9 टन 70 क्विंटल राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। यूक्रेन में रह रहे छत्तीसगढ़ के 30 विद्यार्थियों की कल वापसी हुई। इन्हीं में से एक छात्र आर्यन सिंह ने बताया कि युद्ध के दौरान उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की मुहिम की वजह से वे सकुशल लौट सके। हमको खाने पीने की इत्यादि में तकलीफें बीच में हुई और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि हमारी सारी विमानें रद्द कर दी गई थी हमारे रहने वाले स्थान से, क्योंकि एयरबेस बंद कर दिया गया था। फिर हम ट्रेन मार्ग से हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा भारतीय छात्रों के लिए खासकर, और हमें उस ट्रेन मार्ग से 32 घंटों का वह सफर जहां पे हमें खाने पीने के लिए कुछ खासा व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ हमें पानी और गर्म पानी दिया था। तो हमने जो अपने साथ में चावल इत्यादि हमने जो भी खाने की वस्तु स्वयं ले गई थी, उसी के सहारे हम मॉस्को तक पहुंचे। यहाँ पर भारत सरकार की खासी बात ये हम ध्यान देना चाहें कि भारत की जो आज स्थिति बन गई है विश्व में, खासकर रूस का जो उनकी मित्रता है, उससे कारण जो ट्रेन में अन्य रूसी भाई बंधु थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, हमें कुछ खाने की वस्तुएं भी दी, हमें सोने रहने में बिल्कुल मदद की, हमें चीजें बताई। जब वतन वापसी बहुत साफ सुथरे तरीके से और सकुशल किए हैं, इसके लिए मैं भारत सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद। राज्य में यूक्रेन से विद्यार्थियों की वापसी के समन्वयक गणेश मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी का सिलसिला जारी है। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर 2 शिक्षा सत्र के 95 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अरुण कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बताया कि कोविड संकट के चलते बीते 2 वर्ष तक दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जा सका था। उन्होंने बताया कि कल दोपहर 12 बजे से दीक्षांत समारोह शुरू होगा। 95 गोल्ड मेडल प्रदान किए जाने हैं छात्र छात्राओं को, जिसमें 2019-20 में 42 गोल्ड मेडल और 5 दानदाताओं के गोल्ड मेडल तथा 2020-21 में 43 गोल्ड मेडल और 5 दानदाताओं के गोल्ड मेडल प्रदान किए जाने हैं। इस प्रकार से कुल 95 दानदाताओं और ये विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडल मिलाकर के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज और मोहन मंडावी के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। दुर्ग धमधा रोड पर बीती देर रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक और बाइक के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार और ट्रक दोनों ही फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। ट्रक करीबन 15 से 20 मीटर तक रेलिंग तोड़ते हुए ओवरब्रिज के नीचे खड़े पिकअप वाहन के ऊपर जा गिरा। घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद ट्रक और पिकअप वाहन बुरी तरह से फंस गए थे। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन और गैस कटर की सहायता से दोनों ही वाहनों को अलग किया गया। इसके बाद ट्रक के अंदर फंसे चालक के शव को बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सड़क हादसे पर मृतकों के प्रति दुख और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना जताई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 178 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 24,84,000 टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर इस समय 98% से अधिक हो चुकी है। कल 13,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि लगभग 6,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अभी 69,897 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इस महामारी से कल 201 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं अब तक देश भर में 77 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड नमूना परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 9,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 3 करोड़ 81 लाख 10 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
इनमें 1,67,69,000 से अधिक लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं, जबकि 2,08,63,000 से ज़्यादा लोगों को पहला टीका लगाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 21,367 सैंपलों की जांच की गई। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.51% है, जबकि प्रदेश के 5 जिलों में 24 घंटे के दौरान कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। कल रात तक राज्य में 110 नए मरीजों की पहचान हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश भर में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अमिता उदय ललित उपस्थित थीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा महिलाओं के विशेष प्रकरण पर दी गई विधिक सहायता की जानकारी का उल्लेख किया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा में मृतक जवान की पत्नी तरशिला मिंज ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्हें कानूनी सहायता के लिए किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी समस्या से सखी वन स्टॉप सेंटर और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी दी, जिसके बाद प्राधिकरण के सदस्य उनके घर पहुंचे और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पीड़िता के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण से सामाजिक न्याय मिलता है। उन्होंने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी रिपुदमन सिंह के बारे में कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महाराजा हीरा सिंह के पुत्र रिपुदमन सिंह को 1906 से 1908 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एर्डली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इंडियन डेली हेराल्ड जैसे कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों को वित्तीय मदद दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब में अकाली आंदोलन के दौरान रिपुदमन सिंह ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। रिपुदमन सिंह को नाभा के शासन से खुद को अलग करने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें देहरादून भेज दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल ने उनकी बहाली का मुद्दा उठाया और 1923 से 1925 के दौरान एक लंबा आंदोलन जैतो मोर्चा चलाया। रिपुदमन सिंह ने देहरादून से सरकार की आलोचना करना जारी रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी उनके समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। 1925 में गुरुद्वारा कानून लागू होने और अकाली आंदोलन को वापस लेने के बाद 1928 में रिपुदमन सिंह को औपचारिक रूप से अपदस्थ कर दिया गया और एक राजनीतिक कैदी के रूप में मद्रास प्रेसिडेंसी में कोडाईकनाल भेज दिया गया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी रिहाई के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। रिपुदमन सिंह कोडाईकनाल में बिल्कुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को हमारा नमन। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।